नाज़रीन आदाब, यस इंडिया में आपका खैर मकदम है। इस वक्त हम हैदराबाद के मौलाना अबुल कलाम आज़ाद उर्दू यूनिवर्सिटी में हैं। जैसा कि मैंने कल एक रिपोर्ट के ज़रिए आपको सारी तफसीलात पेश की थी। कर्नाटका उर्दू एकेडमी की जानिब से सहरोज़ा हैदराबाद का सफ़र तय किया गया था, जिसमें पहले दिन हमने मौलाना अबुल कलाम आज़ाद उर्दू यूनिवर्सिटी का दौरा किया है और यहाँ के मुख्तलिफ़ शोबेजात का हमने मुआयना भी किया है। तो आइए इस सिलसिले में मज़ीद कि पहला दिन हमारा कैसा रहा और यहाँ पर हमने क्या क्या किन किन शोबों का मुशाहिदा किया और उसके क्या नताइज होने वाले, इसके लिए बात करने के लिए हमारे साथ मारूफ सीनियर सहाफ़ी जनाब आज़म शाहिद साहब हैं। तो मैं और उनके साथ एक और हमारे सहाफ़ी और कर्नाटका उर्दू एकेडमी के रुकन जनाब अनीस सिद्दीकी साहब भी इस वक्त हमारे साथ हैं। तो आइए इन दोनों हज़रात से हम बात करते हैं कि ये सफ़र हमारे लिए किस कदर कारआमद होने वाला है। अस्सलाम वालेकुम। जी नमस्कार। तो सर, सबसे पहले तो मैं आप दोनों का हमारे चैनल में खैर मकदम देते हुए, जैसा कि कल आप और हमने सब मिलकर जो दौरा किया सर मौलाना अबुल कलाम आज़ाद उर्दू यूनिवर्सिटी का, तो मुख्तलिफ़ शोबेजात में हमने वहाँ जाकर बहुत सारी चीज़ों का हमने मुआयना किया है। तो आप इसको किस नज़रिए से देखते हैं? मेरा अपना ये तासुर है कि एकेडमी की तश्कील जो इस साल मार्च में हुई, फिर उसके बाद कई ऐसी वजूहत रही कि कोई कार्रवाई नहीं हो पाई, तो हमने जुलाई के पहले हफ्ते ही से अपना काम शुरू किया है। और हाल ही में हमने एक जश्न उर्दू के हवाले से एक किसी तकरीब का इनेकाद किया था, ताकि लोगों को ये एहसास हो कि उर्दू एकेडमी अब कमरबस्ता हो चुकी है उर्दू के काज को मुस्तहकम करने के लिए। और ये हमारा पहला दौरा है, इसको यूँ कहना चाहिए कि ये एक तरह का स्टडी टूर है जी। उस दानिशगाह के लिए, उस दानिशगाह के लिए या उस यूनिवर्सिटी के लिए जो उर्दू के नाम से वजूद में आई है। मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी में कल हम जब आए तो पहला हमारा ये सेशन था कि हम शेखुल जामे यानी वाइस चांसलर साहब के साथ तबादले ख्याल करें और ये जानें कि उनकी यूनिवर्सिटी की जानिब से जो इक़दाम हो रहे हैं उर्दू के हवाले से, उर्दू के काज को तक़वियत बख्शने के हवाले से, मुख्तलिफ़ उलूम व फ़नून में जो कुछ पेशरफ्त हो रही है उससे हम क्या अख्ज़ कर सकते हैं। चूँकि वो किसी और दूसरी सरकारी मसरूफ़ियात में मसरूफ़ थे, इस लिहाज से हमने यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार प्रोफेसर इश्तियाक़ अहमद साहब के साथ हमने एक तारुफ़ी तौर पे एक सेशन में हम सब ने शिरकत की, बशमूल हमारे चेयरमैन, रजिस्ट्रार और हमारे 10 अरकान साथ आए हैं और स्टाफ के कुछ मेंबर्स भी हैं। तो हमने उनसे ये जाना कि मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी में मुख्तलिफ़ कोर्सेस जो हैं न सिर्फ उर्दू की हद तक ही ये महदूद हैं, बल्कि इलाक़ाई ज़बानों के साथ अंग्रेज़ी में भी इसकी तालीम दी जा रही है और इसमें एक लचक, एक फ्लेक्सिबिलिटी है। और उन्होंने ये बताया कि अगर कर्नाटक उर्दू एकेडमी, उन्होंने ये भी इस बात का मतलब इशारा दिया कि हिंदुस्तान में कई रियासतों में उर्दू एकेडमी है, ये पहला ऐसा अटेम्प्ट है कि एक रियासत की उर्दू एकेडमी मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी के पास आई है और ये जानना चाहती है कि उनके साथ किस तरह का कोलैबोरेशन हो, किस तरह का अपनी रियासत में उसको मॉडल को हम अपने तौर पर अपने जो मुमकिन इक़दाम हैं उसके तवज्जुह से उसको लागू कर सकें। तो उस हवाले से उन्होंने ये भी इशारा दिया कि अगर हमारे पास कोई एक ऐसा नज़रिया है कि हम मौलाना आज़ाद यूनिवर्सिटी के साथ कोई मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग अगर करते हैं, तो इस यूनिवर्सिटी के जो असहाब वसाइल हैं, रिसोर्स पर्सन्स हैं, उनके भी खिदमत से हम इस्तिफ़ादा हासिल कर सकते हैं, ये इशारा उन्होंने दिया। और फिर उसके बाद चूँकि इस यूनिवर्सिटी में शोबा तरसील आमा और सहाफ़त के जो प्रोफेसर हैं एहतशाम अहमद ख़ान साहब, जो कर्नाटक उर्दू एकेडमी में 2 मरतबा आ चुके हैं सहाफ़ियों की तरबियत की कारगाह में, वो इसके कोऑर्डिनेटर हैं। और वो हमें फिर इसके बाद अपने महकमे, अपने शोबे को ले गए और वहाँ उन्होंने बताया कि यहाँ क्या क्या सहूलियात मौजूद हैं और किस तरह के कोर्सेस हैं, उसकी नौइयत क्या है। फिर यहाँ से जो फ़ारिग़ीन हैं उनकी जो एम्प्लॉयबिलिटी है, रोज़गार के क्या क्या उसके मौक़े हैं, और नौजवानों के लिए दूर दराज मकामात में जो मुल्क भर में बसे हुए हैं
उनकी के लिए क्या क्या सहूलत है यहाँ पे, और उनकी रिहाइश के लिए क्या हॉस्टल्स हैं वगैरह वगैरह, इसके ताल्लुक़ से उन्हें हमें उसका पूरा ब्यौरा दिया। और उन्होंने ये बताया कि रियासत कर्नाटक जो है तेलंगाना से लगी हुई रियासत है, यहाँ से जो स्टूडेंट्स आ रहे हैं इस यूनिवर्सिटी में उनकी तादाद केरल जैसी छोटी रियासत की ज़्यादा है, कर्नाटक के कम है। ये फ़र्क क्यों है, इसकी जानिब एक आपको असेसमेंट भी करना होगा। फिर उसके बाद वो हमें ले गए स्कूल ऑफ लैंग्वेजेस, लिंग्विस्टिक्स, इंडोलॉजी। वहाँ पर मुख्तलिफ़ लैंग्वेजेस के जो डिपार्टमेंट हैं उसकी क्या कारगुजारियाँ हैं उसके बारे में हमें तफसीलात दी गई। फिर उसके बाद हम गए शोबे क्या है वो तर्जुमा वो इशार जो है ट्रांसलेशंस वगैरह, वहाँ गए और हमने वहाँ देखा कि ट्रांसलेशन की न सिर्फ इस यूनिवर्सिटी हद तक महदूद हैं, बल्कि हुकूमत हिंद ने तर्जुमा का और कई रियासतों की वजह से भी तर्जुमा का काम ही नहीं मिला हुआ है। और हमने भी ये सोचा कि अपनी रियासत में भी हमने एकेडमी के ज़रिए ट्रांसलेशन का काम करने के कुछ प्लान्स बनाए हैं, एक्शन प्लान हुकूमत से मंजूर भी हुआ है। तो उसके हवाले से वहाँ हम गए थे। फिर उसके बाद हमारा स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी जाना हुआ। वह हमने देखा कि ये बिल्कुल लायक सताइश इक़दाम रहा है इस यूनिवर्सिटी के उर्दू के साथ साथ अंग्रेज़ी में भी टेक्निकल कोर्सेस, चाहे आप उसको बीटेक, एमटेक आप देखें, वो मतलब वो पार्ट टाइम भी हैं, फुल टाइम भी हैं। और इसमें जितने बच्चे फ़ारिगीन हैं वो ज़्यादातर अक़लियती तबक़ा से ताल्लुक़ रखते हैं। और मैं ये कहना चाहूँगा कि मुसलमानों के तबके से ताल्लुक़ रखते हैं और सब ने इसमें कामयाबी हासिल की है। उसकी पेशरफ्त देखकर हमें बहुत खुशी हुई। अब सवाल ये है कि इन सारे जो हमारे विजिट्स यहाँ इस यूनिवर्सिटी में रहे हैं, इसके बाद और आज भी हम जाएंगे तेलंगाना उर्दू एकेडमी को, और फिर इसके बाद कुछ अखबारात के दफ्तर जाएंगे, टेलीविज़न चैनल्स के दफ्तर को जाएंगे। और कल भी हम यहाँ कुछ ऐसे, कल वाइस चांसलर साहब के साथ हमारा इंटरेक्शन होगा। उसके बाद हमको बैठकर सब मिल के बैठकर तमाम अरकान के साथ चेयरमैन की क़ियादत में, चेयरमैन साहब की क़ियादत में और रजिस्ट्रार की मौजूदगी में हमको एक जो हमारा एक्शन प्लान ऑलरेडी बना हुआ है, हुकूमत से उसे मंजूरी मिल चुकी है। तो यहाँ जो हमने देखा, जो हमने महसूस किया, और हमारे स्टेट के लिए इसकी क्या एप्लीकेबिलिटी हो सकती है, क्या कंपैटिबिलिटी हो सकती है, इसके हवाले से हमको एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग का एक खाका बनाना होगा। ऐसा शायद मैं नहीं समझता कि आज या कल ही में हम इसको मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग उजलत में बना देंगे। इसके लिए गौर व खौस की ज़रूरत है, मेंबर्स में इंटरेक्शन की ज़रूरत है, सबकी राय को लिया जाए और मजमूई तौर पर ये देखा जाए कि अपनी रियासत कर्नाटक में इस अजीम दर्जगाह से हम क्या इस्तेफ़ादा हासिल कर सकते हैं और किस तरह हमारे मौजूद स्कीमों में यहाँ की जो स्कीम है उसे हम जोड़कर किस तरह हम आगे बढ़ सकते हैं, इस पर हमको सोचना है तमाम अरकान के साथ। ये मेरा अपना तासुर है। तो यहाँ पर अनीस सिद्दीकी साहब हैं। सर, सहाफ़त के शोबे में कल हमने वहाँ का दौरा किया है, तो सहाफ़त के शोबे से क्योंकि आप एक सहाफ़ी भी हैं, आप बहुत सारे मुख्तलिफ़ अखबारात के लिए आप लिखते हैं, तो आपने क्या महसूस किया सहाफ़त के शोबे को लेकर? क्योंकि वहाँ आपने देखा, खुद मैं भी एक सहाफ़ी होने के नाते मैंने बहुत सारी चीज़ें ऐसी देखी जो अब तक हमें शायद उसका इल्म नहीं है। जैसे कि जनाब आज़म शाह साहब ने हमारे दौरे के पहले दिन की सारी तफसील पेश की। मुख्तलिफ़ शोबाजात में जिस शोबे से मैं ज़्यादा मुतासिर हुआ या जो शोबा मुझे मेरी मालूमात में इजाफ़े का सबब बना, वो सहाफ़त से मुताल्लिक़ शोबा था, तरसील आमा और सहाफ़त का शोबा। वहाँ इब्तिदा से लेकर के उर्दू सहाफ़त की 200 साल तारीख़, इनकी सारी जो है सफ़र की दास्तान आप वहाँ हमें देखने को मिली। जैसे आपने देखा कि वहाँ की दीवारों पर मुख्तलिफ़ क़दीम अखबारात की तस्वीरें आवेज़ा की गई थी और कई ऐसे नादिर और नायाब अखबारात की तस्वीरें थीं जिनके बारे में हमने सिर्फ नाम सुन रखा था, उन्हें देखने का मौका मिला। इसके बाद सबसे अहम बात जो मुझे नज़र आई वो ये है कि जदीद जो टेक्नोलॉजी है जिसके बारे में हम सिर्फ पढ़ते रहते हैं, देखते हैं, वो सब चीज़ों को देखने का मौका मिला कि किस तरह से ये जो सहाफ़त है क़दीम दौर से लेकर के, जबकि वो एक मिशन थी, या फिर जब आप देखते हैं कि सिर्फ उसका दायरे का सिर्फ जो है तबाहती सहाफ़त तक था, वो किस तरह से तरक्की करते करते आज जदीद टेक्नोलॉजी का किस तरह से इस मैदान में इस्तेमाल हो रहा है। तो उनके कंप्यूटर लैब्स हमने देखे, उनके स्टडीज़ हमने देखे, तो मेरे लिए बहुत ही इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का सिस्टम, इंस्ट्रक्शनल मीडिया सेंटर। जी हाँ, जी हाँ।
तो ये सारी चीज़ें जो है यकीनन हमारी मालूमात में बहुत ज़्यादा इजाफे का सबब बनी। उसके बाद दूसरा जो शोबा जिसने मुझे मुतासिर किया वो अदब और सखाफ़त से मुताल्लिक़ शोबा था, जहाँ ये बताया गया कि उनकी लाइब्रेरी में लगभग 4000 किताबों को उन्होंने डिजिटलाइज किया है और लगभग 6 लाख के करीब सफ़ात की स्कैनिंग की गई है और सारी चीज़ें आपको जो है डिजिटलाइज किया गया है और वो सारी चीज़ें नेट पर अवेलेबल हैं। दूसरी बात जो उन्होंने बताई कि वहाँ कई तरह मखतूतात भी महफूज किए गए हैं और उनको भी डिजिटलाइज करने का काम किया जा रहा है। ज़ाहिर है ये बहुत ही लायक सताइश कदम है और ये अपनी सखाफ़त को, अपनी विरासत को महफूज रखने के ज़िम्मन में ये शोबा जो काम कर रहा है, ये मुझे बहुत ही ये अहम लगा और इसलिए भी अहम है कि यही चीज़ें आपको आने वाली नस्लों को वो सारी चीज़ें महफूज हिफाजत से चल जाएंगी। सहाफ़त के शोबे में जैसे कि आपने देखा कि अखबारात की तस्वीर लगी हुई थी, वहाँ मुझे एक कमी जो महसूस हुई कि ये जितने भी हमारे अजीम साहब गुजरे हैं, अगर उनकी तस्वीर वज़ा की जाती तो शायद और ज़्यादा मुनासिब रहता। इनकी खिदमत हम जानते हैं कि उन्होंने आज़ादी की लड़ाई में और फिर हिंदुस्तान की तामीर और तश्कील में जिन अखबारात ने बहुत ही नुमाया किरदार अदा किया, जिन सहाफ़ियों ने अपनी कुर्बानियाँ दी हैं, अगर उनकी तस्वीर पे वहाँ आवेदन करने का इंतज़ाम किया जाता तो ज़्यादा मुनासिब होता है। तो इसी बात को मैं आगे बढ़ा कर ये करना चाह रहा था, लेकिन भूल गया था कि सेंटर फॉर उर्दू एंड कल्चरल स्टडीज़ जिसका भी आपने जिक्र किया, तो मुझे ये महसूस हुआ कि उन्होंने दौरान अपने प्रेजेंटेशन की हमें ये बताया कि रेख्ता फाउंडेशन के साथ भी इनके कोलैबोरेशन है और रेख्ता फाउंडेशन ने ऑलरेडी कई अहम जो क्लासिक्स रहे हैं और मौजूदा दौर के लिखने वालों की कई अहम किताबें, चाहे वो कर्नाटक वाले के ही नुमाइंदा अहबाब शोरा हैं, उदबा हैं, उनके तमाम जो तसनीफ़ात हैं, किताबें हैं, उसको उन्होंने डिजिटलाइज कर दिया है। और मुझे ये महसूस होता है कि अभी कर्नाटक में ऐसे कई बेशुमार अकाबिरीन हैं, राइटर्स रहे हैं रियासत के मुख्तलिफ़ हिस्सों में, उनकी किताबें भी मैं समझता हूँ कि मौजूदा नस्ल उससे रूबरू नहीं है और वो किताबें न जाने कहीं खुई पड़ी हुई हैं, उसको खोजना है। और उन किताबों को उर्दू एकेडमी भी इसी ऑर्गेनाइजेशन यानी मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी के डॉक्टर अनीस ने जिस तरह बताया कि सेंटर फॉर उर्दू एंड कल्चरल स्टडीज़ की इश्तिराक से हम चाहें तो अपने कर्नाटक उर्दू। तो नाजरीन, जैसा कि आपने सुना, हमारे साथ आज़म शाही साहब भी थे और अनीस सिद्दीकी साहब जो अरकान हैं एकेडमी के, और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी एकेडमी के रुकन की हैसियत से अपने खिदमत अंजाम दे रहा हूँ। और जो हमारे कैमरामैन हैं इस वक्त, जो हमारे इस पूरी हमारी गुफ्तगू को जो अपने कैमरे में कैद कर रहे हैं, वो जनाब अमीन नवाज़ साहब, जो एक सहाफ़ी भी हैं और एकेडमी के रुकन की हैसियत से वो भी अपने खिदमत अंजाम दे रहे हैं। तो ये एक मॉर्निंग वॉक के तौर पर हम निकले हुए थे, तो हमने सोचा कि एक आपस में जो हमारी बातें होती हैं उसको रिकॉर्डिंग के ज़रिए हम आप तक पहुंचाएं, ताकि आपको भी इस बात का इल्म रहे कि एकेडमी के ज़रिए जो सफ़र हैदराबाद का चल रहा है, तो यहाँ पहले दिन किस किस किस्म की एक्टिविटीज़ रही और किन किन शोबों में हमने मौलाना अबुल कलाम आज़ाद यूनिवर्सिटी का दौरा किया है और क्या इसके नताइज सामने वाले हैं और क्या अज़ाइम इस वक्त हम रखते हैं। मज़ीद आज के दिन हम तेलंगाना उर्दू एकेडमी का दौरा करने जा रहे हैं। वहाँ भी बहुत सारी हमारे अज़ाइम हैं, बहुत सारे अच्छे नेक इरादों के साथ हम जा रहे हैं। तो देखना है कि वहाँ भी क्या क्या किस किस किस्म की सरगर्मियाँ वहाँ अंजाम दी जाती हैं, उसकी भी अपडेट हम ज़रूर आप तक पहुँचाएँगे। मज़ीद इसी तरह के अपडेट और ख़बरों के लिए देखते रहें।